क्या कभी कोई सोच सकता है कि करोड़ों की कारों वाले एक आलीशान शोरूम का भविष्य एक 10 साल की बच्ची के हाथ में हो सकता है? एक ऐसी बच्ची जिसके कंधे पर स्कूल जैसा बैग हो और जो दिखने में बिल्कुल साधारण लगे, लेकिन उसकी बातें किसी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को भी पसीना ला दें। कि आखिर इस छोटी सी बच्ची में ऐसा क्या है जिससे शहर के सबसे बड़े शोरूम का घमंडी मैनेजर कांपने लगता है। शहर के सबसे आलीशान और महंगे कार शोरूम रॉयल ड्राइव्स की कांच की दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। अंदर करोड़ों की गाड़ियां खड़ी थीं। तभी शोरूम के मुख्य दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची धीरे धीरे चलती हुई पहुंची। उसकी उम्र मुश्किल से 9 या 10 साल रही होगी। उसने एक साधारण सी फ्रॉक पहनी हुई थी, कंधे पर एक पुराना सा कार्टून वाला बैकपैक टंगा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि सुष्मिता सेन थी। जैसे ही सुष्मिता ने कांच का दरवाजा धकेलकर अंदर कदम रखा, गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। अरे बेटा, तुम यहां अंदर कैसे आ गई? गार्ड ने थोड़ा डांटते हुए कहा। बाहर जाओ, ये खिलौनों की दुकान नहीं है। अंदर सिर्फ बड़े लोग और ग्राहक आते हैं। जाओ बाहर जाकर खेलो। सुष्मिता ने घबराने के बजाय एक बेहद शांत और प्यारी मुस्कान के साथ कहा। भैया, मैं भी तो एक ग्राहक ही हूं। मुझे अंदर आपके मैनेजर से मिलना है। मुझे एक कार देखनी है। गार्ड ने अपने साथ खड़े दूसरे गार्ड की तरफ देखा और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। सुना तुमने? ये बच्ची कार खरीदने आई है। कौन सी कार चाहिए बेटा, रिमोट वाली या चाबी भरने वाली? दूसरे गार्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा। दोनों की हंसी पूरे शोरूम के रिसेप्शन एरिया में गूंज गई, लेकिन सुष्मिता के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसने अपनी वही शांत मुस्कान बरकरार रखी और बहुत ही परिपक्व आवाज में कहा, भैया, आप मुझ पर हंसें या कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो अंदर जाऊंगी। तभी अंदर से हील्स की टाक टक की तेज आवाज आई और एक कड़क आवाज गूंजी। क्या हंगामा मचा रखा है बाहर? ये कोई मछली बाजार है क्या? ये आवाज नेहा शर्मा की थी, जो शोरूम की सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। वो काले रंग का डिजाइनर सूट पहने और हाथ में अपना आईपैड लिए बाहर निकली। नेहा ने उस 10 साल की बच्ची को सिर से पैर तक देखा। उसकी साधारण फ्रॉक और पुराने बैग को देखकर नेहा के चेहरे पर एक अजीब सी चिढ़ आ गई। बेटा, ये शोरूम करोड़ों की गाड़ियां बेचता है, चॉकलेट नहीं। नेहा ने ताना मारते हुए कहा। तुम्हें शायद रास्ता भटकने की वजह से गलत जगह आ गई हो। घर जाओ। सुष्मिता ने बिना अपनी पलकें झपकाए विनम्रता से जवाब दिया। नहीं दीदी, मैं बिल्कुल सही जगह आई हूं। मुझे आपके शोरूम की सबसे महंगी कार देखनी है। सुष्मिता की बात सुनकर नेहा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। एक 10 साल की साधारण सी दिखने वाली बच्ची सबसे महंगी कार देखने की बात कर रही थी। ओ रियली? नेहा ने व्यंग्य से कहा। हमारे पास सबसे महंगी कार जेनिथ V12 है। उसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। तुम अपनी पिगी बैंक से कैश दोगी या चेक से? सुष्मिता ने बेहद गंभीरता से कहा। पेमेंट की चिंता आप मत कीजिए। आप बस मुझे पहले कार दिखा दीजिए। नेहा को लगा कि ये बच्ची बस वक्त बर्बाद कर रही है, लेकिन उसने अपने साथी सेल्समैन राहुल की तरफ देखकर कहा, राहुल, जरा कार का कवर हटा दो। हमारी नन्ही वीआईपी ग्राहक कार के दर्शन करना चाहती है। राहुल मुस्कुराया और बोला, मैडम, आप भी क्या मजाक कर रही हैं? ये बच्ची तो लगता है खेलते खेलते सड़क से अंदर आ गई है। नेहा ने कंधे उचकाते हुए कहा। हाँ, पर सुबह सुबह थोड़ा टाइम पास करने में क्या बुराई है। चलो इसे कार दिखा देते हैं। दोनों हंसते हुए उस शानदार कार के पास गए और उसके ऊपर से मखमली कवर हटा दिया। कार की चमकती बॉडी की रोशनी से सुष्मिता की आंखें भी चमक उठी। सुष्मिता ने बहुत गौर से कार के डिजाइन को देखा, फिर धीरे से कहा, दीदी, मुझे इस कार के इंजन की साउंड सुननी है। क्या आप इसे स्टार्ट करेंगी? ये सुनकर राहुल बुरी तरह झुलस गया। बेटा, बहुत हो गया तुम्हारा खेल। ये कोई मेले में मिलने वाली लोकल गाड़ी नहीं है। इसमें बैठना भी मना है, स्टार्ट करना तो दूर की बात। ये यहाँ का शोपीस है। सुष्मिता ने राहुल की आंखों में देखा और एक ऐसी बात कही जो किसी 10 साल की बच्ची के मुंह से सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। अगर आप नहीं दिखा सकते तो अपने मालिक से मिलवाओ, वही मेरी बात समझेंगे। नेहा ने चिढ़ते हुए अपना सिर पीटा। ओ गॉड, अब इस बच्ची को मालिक से भी मिलना है। नेहा ने तुरंत रिसेप्शन की तरफ जाकर इंटरकॉम उठाया और मैनेजर को फोन लगाया। सर, बाहर एक 10 साल की बच्ची आई है, कह रही है उसे जेनिथ V12 खरीदनी है और अब आपसे मिलना चाहती है। मुझे लगता है कोई शरारत कर रही है। फोन के उस पार एक भारी और अहंकारी आवाज आई। उसे इग्नोर करो नेहा, थोड़ी देर में बोर होकर खुद ही चली जाएगी। मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये आवाज थी रोहन कपूर की, जो शोरूम का जनरल मैनेजर था। वो एक घमंडी आदमी था, जो इंसानों की इज्जत उनके पहने हुए कपड़ों से करता था। नेहा ने फोन रखा और सुष्मिता से बोली, मैनेजर साहब बहुत बिजी हैं, तुम किसी और दिन अपने मम्मी पापा के साथ आना। अब जाओ यहां से। सुष्मिता वहीं खड़ी रही। मुझे आज ही मिलना है, बहुत जरूरी बात है। राहुल ने हंसकर कहा, तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें अब यहाँ से घर जाना चाहिए। बाहर गार्ड के पास पानी रखा है, पी लो और जाओ। इतना कहकर नेहा और राहुल दोनों सुष्मिता को वहीं अकेला छोड़कर अंदर केबिन की तरफ चले गए। सुष्मिता कुछ पल तक उस चमचमाती कार को देखती रही। फिर वो पास ही ग्राहकों के लिए रखी एक सोफा कुर्सी पर जाकर शांति से बैठ गई। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था,
न ही मायूसी। थोड़ी देर बाद एक युवा लड़का, जिसकी उम्र करीब 24-25 साल होगी, उसके पास आया। उसका नाम आर्यन वर्मा था। वो शोरूम में नया जूनियर सेल्समैन था। आर्यन के चेहरे पर एक सौम्यता थी। उसने सुष्मिता के पास आकर बहुत प्यार से पूछा, छोटी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सब तुम्हें डांट क्यों रहे थे? क्या तुम रास्ता भूल गई हो? यहाँ तुम्हें कुछ चाहिए? सुष्मिता मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गहराई थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आपके मैनेजर से एक बार मिलना है। आर्यन को उस बच्ची की आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो उसे मजबूर कर गया। उसने कहा, ठीक है छोटी, तुम यहीं बैठो, मैं कोशिश करता हूँ। आर्यन भागा भागा मैनेजर रोहन कपूर के ऑफिस में गया। सर, बाहर जो छोटी बच्ची बैठी है, वो जिद कर रही है कि उसे आपसे मिलना है। मुझे पता है वो साधारण घर की लगती है, पर उसकी बातों में बहुत सच्चाई लग रही है। क्या आप 1 मिनट उसे देख लेंगे? रोहन कपूर ने अपनी लैपटॉप स्क्रीन से नजरें हटाईं और आर्यन को घूर कर देखा। आर्यन, तुम अभी नए हो। यहाँ हर दिन ऐसे लोग टाइम पास करने आ जाते हैं। तुम्हारा काम है असली खरीदार पहचानना, न कि बच्चों को खिलाना। अब जाओ और उसे शोरूम से बाहर निकालो। आर्यन ने झिझकते हुए कहा, पर सर, अगर वो सच में इनफ। रोहन ने आर्यन की बात बीच में ही काट दी। मुझसे बहस मत करो, अपना काम करो आर्यन। आर्यन निराश होकर बाहर आ गया। सुष्मिता अभी भी उसी शांति से सोफे पर बैठी थी। आर्यन ने पास जाकर धीरे से कहा, सॉरी छोटी, उन्होंने कहा है कि तुम बाद में आना, वो अभी बहुत बिजी हैं। सुष्मिता ने समझदारी से अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं भैया, जब सही समय होगा तब मुलाकात खुद ही हो जाएगी। आर्यन हैरानी से इस 10 साल की बच्ची को देख रहा था। तुम्हारा नाम क्या है छोटी? सुष्मिता ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, नाम जानने का वक्त अभी नहीं आया है भैया। फिर उसने अपने छोटे से कार्टून वाले बैग की चेन खोली और उसमें से एक छोटा सा सफेद रंग का सील बंद लिफाफा निकाला। सुष्मिता ने वो लिफाफा आर्यन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये अपने मैनेजर को दे दिया। उसने वो सीलबंद लिफाफा सावधानी से अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। शोरूम के अंदर अब भी वही गहमा गहमी थी। नए ग्राहक आ रहे थे, चाय की ट्रे इधर उधर जा रही थी, चमकते टायर और सेल्स की बातें गूंज रही थी। लेकिन आर्यन का ध्यान अब कहीं और था। हर बार जब उसकी उंगलियां उस लिफाफे को छूतीं, उसे लगता जैसे उसमें कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। करीब आधे घंटे बाद शोरूम में थोड़ी शांति हुई। रोहन कपूर अपने कांच के केबिन में अकेला बैठा था और लैपटॉप पर कुछ चेक कर रहा था। आर्यन ने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और धीरे से केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। सर, आर्यन ने झिझकते हुए कहा। हाँ आर्यन, अब क्या हुआ? रोहन ने बिना स्क्रीन से सिर उठाए रूखेपन से जवाब दिया। सर, वो छोटी बच्ची थी ना, उसने जाते जाते ये लिफाफा आपको देने को कहा है। उसने खास तौर पर बोला था कि जब आप बिल्कुल अकेले हों तभी ये आपको दूं। रोहन ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, इसमें क्या लिखा है? किसी स्कूल के चंदे की रसीद है क्या? रोहन ने आर्यन के हाथ से लिफाफा लगभग छीन सा लिया और उसकी सील तोड़ी। अंदर सिर्फ एक सफेद रंग का उच्च कोटि का कागज था। उस पर नीले रंग की स्याही से बहुत ही साफ शब्दों में कुछ पंक्तियां टाइप की हुई थीं। प्रिय श्री रोहन कपूर, आज आपके व्यवहार से मैंने बहुत कुछ समझा। कल सुबह 10 बजे मैं जेनिथ ग्रुप के हेड ऑफिस में मिलूंगी। वहां तय होगा कि आपके शोरूम रॉयल ड्राइव्स का भविष्य किसके हाथ में रहेगा। सुष्मिता सेन, चेयरपर्सन, जेनिथ ग्रुप। पत्र पढ़ते ही रोहन कपूर का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने दोबारा वो नाम पढ़ा, सुष्मिता सेन। वो मदबुदाया। अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे याद आया कि जेनिथ ग्रुप वही मूल कंपनी थी जिसकी फ्रेंचाइजी पर यह पूरा करोड़ों का शोरूम चल रहा था। और सुष्मिता सेन, वो जेनिथ ग्रुप के दिवंगत संस्थापक की इकलौती वारिस और वर्तमान चेयरपर्सन थी जो अक्सर मीडिया से दूर रहती थीं। रोहन ने घबराहट में झटके से इंटरकॉम उठाया। नेहा, जल्दी मेरे केबिन में आओ, अभी, इसी वक्त। कुछ ही सेकंड में नेहा लगभग दौड़ती हुई अंदर पहुंची। क्या हुआ सर, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? रोहन ने कांपते हाथों से वो पत्र नेहा की तरफ बढ़ा दिया। पढ़ो इसे। पता है, ये वही 10 साल की बच्ची थी जो सुबह आई थी। और ये नाम सुष्मिता सेन, क्या तुम समझती हो इसका मतलब? नेहा ने पत्र पढ़ा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा खून निकाल लिया हो। सर, मतलब वो बच्ची, वो हमारी फ्रेंचाइजी ओनर है और हमने उनका मजाक उड़ाकर उन्हें बाहर बैठा दिया। नेहा की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। अब क्या करेंगे सर, अगर उन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया तो? रोहन ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। उसका घमंड अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। कुछ नहीं होगा, अभी तक उसने सिर्फ चेतावनी दी है। वो आखिर है तो एक 10 साल की बच्ची ही ना। कल जब वो आएगी मैं कोई कहानी बना दूंगा, कह दूंगा कि हमने उसे इसलिए बाहर जाने को कहा क्योंकि हमें लगा वो रास्ता भटक गई है और हम उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। थोड़ा इमोशनल ड्रामा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। नेहा चुप हो गई, लेकिन वो जानती थी कि रोहन सर का ये आत्मविश्वास इस बार उन्हें डुबा सकता है। इसी बीच आर्यन केबिन के बाहर ये सब सुन रहा था। वो अंदर तो नहीं गया, पर दरवाजे की ओट से हर एक शब्द उसके कानों में पड़ रहा था। उसे अंदर से बहुत गुस्सा आया।
उसने सोचा कि इन लोगों ने एक तो उस बच्ची का अपमान किया और अब अपनी गलती को झूठ के पर्दे से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। उस रात आर्यन घर नहीं गया। वो शोरूम के पीछे वाले छोटे स्टोर रूम कम ऑफिस में ही रुका रहा। उसने वहां का कंप्यूटर चालू किया और जेनिथ ग्रुप की आधिकारिक वेबसाइट खोली। उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के संपर्क वाले सेक्शन में जाकर सीधे चेयरपर्सन के ऑफिस को एक मेल लिखा। विषय: मिस सुष्मिता सेन के रॉयल ड्राइव शोरूम में आने के संबंध में सच्चाई। आदरणीय मैम, आज आप हमारे शोरूम में आई थीं। हमारे स्टाफ, मैनेजर और सीनियर एग्जीक्यूटिव ने आपके साथ बहुत ही अनुचित और अपमानजनक व्यवहार किया। मैं ये मेल इसीलिए लिख रहा हूं ताकि वे लोग कल आपको किसी झूठी कहानी में ना फंसा सकें। सच्चाई आपके सामने होनी चाहिए। आर्यन वर्मा, जूनियर सेल्समैन। उसने सेंड बटन दबा दिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था कि शायद कल उसकी नौकरी चली जाए, पर उसकी आत्मा बहुत हल्की महसूस कर रही थी। अगली सुबह ठीक 10 बजे शोरूम के बाहर का नजारा कल से बिल्कुल अलग था। कांच के दरवाजों के बाहर एक के बाद एक 4 चमचमाती काली एसयूवी गाड़ियां आकर रुकी। गेट पर खड़ा वही गार्ड जिसने कल सुष्मिता को डांटा था अब सन्न रह गया। गाड़ियों के दरवाजे खुले और काले सूट पहने हुए कुछ बहुत ही गंभीर दिखने वाले अधिकारी बाहर उतरे। उनके बीच में से वो 10 साल की बच्ची बाहर आई, सुष्मिता सेन। लेकिन आज उसने साधारण फ्रॉक नहीं बल्कि एक बेहद स्मार्ट और फॉर्मल ड्रेस पहनी थी। उसकी आंखों में आज भी वही शांति थी, लेकिन आज वो शांति किसी तूफान से पहले की खामोशी लग रही थी। नेहा और राहुल के चेहरे से रंग उड़ चुका था और रोहन कपूर, जिसकी बनावटी मुस्कान कल तक इतनी तेज थी, आज उसके होंठ सूख कर सफेद पड़ गए थे। सुष्मिता सीधे शोरूम के अंदर आई। उसके साथ आए अधिकारियों ने पूरे शोरूम को अपने घेरे में ले लिया। सुष्मिता ने अपनी परिपक्व आवाज में कहा, श्री रोहन कपूर कहाँ हैं? उसकी आवाज में अब कल जैसी कोई नरमी नहीं थी। वो आवाज एक मालकिन का आदेश थी। पूरा शोरूम खामोश था। कांच की दीवारों में सिर्फ सुष्मिता के कदमों और उसकी आवाज की गूंज सुनाई दे रही थी। रोहन कपूर धीरे धीरे अपने केबिन से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक बेहद डरी हुई और बनावटी मुस्कान चिपकी थी। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग, रोहन ने लगभग हाथ जोड़ते हुए कहा। कल जो हुआ वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। हमें लगा आप रास्ता भटक गई हैं और हम आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। सुष्मिता ने अपना छोटा सा हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आंखों में एक सीधी ठंडक थी। गलती सिर्फ पहचानने की नहीं थी मिस्टर कपूर, गलती आपके चरित्र और आपकी सोच की थी, सुष्मिता ने बेहद सधे हुए शब्दों में कहा, जिसे सुनकर वहां खड़े बड़े बड़े अधिकारी भी हैरान थे। रोहन बुरी तरह से पका गया। मैम, मैं कसम खाकर कहता हूँ, कसमें बाद में खाइएगा। सुष्मिता की आवाज और गहरी हो गई। पहले मुझे ये बताइए कि जब कोई इंसान साधारण कपड़ों में आता है तो क्या आप उसे इंसान नहीं मानते? क्या इस शोरूम के दरवाजे सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनने वालों के लिए खुलते हैं? नेहा और राहुल एक कोने में सिर झुकाए खड़े सब सुन रहे थे। नेहा की गर्दन पसीने से भीग चुकी थी। सुष्मिता धीरे धीरे चलकर उसी जेनिथ V12 कार के पास जाकर रुकी। उसने चारों तरफ देखा। हर कर्मचारी डर के मारे सिर झुकाए खड़ा था। ये वही कंपनी है जिसे मेरे दादाजी ने 20 साल पहले शुरू किया था, सुष्मिता ने कहा। तब उन्होंने एक सपना देखा था कि ग्राहक चाहे किसी भी हालत में आए, अमीर हो या गरीब, उसे सम्मान मिलेगा। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि मेरी कंपनी के इस शोरूम में सिर्फ अहंकार और घमंड बिक रहा है। रोहन कपूर की आवाज अब बुरी तरह कांपने लगी थी। मैम, प्लीज हमें एक मौका दे दीजिए। कल का दिन सच में बहुत बुरा था। हम आइंदा से। हाँ, सुष्मिता ने उसे टोकते हुए कहा। बुरे दिन ही तो इंसान की असली पहचान कराते हैं, और कल मैंने तुम लोगों की असली पहचान देख ली। इसी बीच सुष्मिता के साथ आए एक सीनियर अधिकारी ने एक फाइल टेबल पर रखी और कहा, मैम, हमने कल की पूरी CCTV फुटेज निकाल ली है। सब कुछ रिकॉर्ड में है और इनकी झूठी कहानियों का पर्दाफाश हो चुका है। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुष्मिता ने रोहन की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने वीडियो देखा है। तुम लोग मुझ पर हंस रहे थे, ताने मार रहे थे और मुझे कुर्सी तक पर बैठने नहीं दिया। क्या यही है मेरी कंपनी की ब्रांड वैल्यू? रोहन ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मैम, मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं अब गलती मानने का वक्त जा चुका है मिस्टर कपूर, सुष्मिता ने सख्ती से कहा। फिर उसने भीड़ में पीछे खड़े आर्यन की ओर इशारा किया। आर्यन भैया, आप आगे आइए। आर्यन चौंका। वो झिझकता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। सुष्मिता के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई। यही है वो लड़का जिसने मुझे झूठ से नहीं सच से मिलवाया, जिसने अपनी नौकरी की परवाह किए बिना रात को मुझे ईमेल किया और सच्चाई बताई, जबकि आप लोग मुझे झूठी कहानियों में फंसाने का प्लान बना रहे थे। पूरा स्टाफ स्तब्ध था। नेहा फुसफुसाई, आर्यन ने ईमेल किया था। सुष्मिता ने फिर रोहन की ओर देखा। जानते हो रोहन, तुम्हारे शोरूम में सबसे छोटे पद पर बैठा ये इंसान तुम सबसे बहुत ऊंचा निकला। आज से इस शोरूम का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बदल दिया जाएगा। सुष्मिता के अधिकारी ने एक लेटर रोहन की तरफ बढ़ाया। रोहन कपूर, आपको जनरल मैनेजर के पद से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। रोहन हक्का बक्का रह गया। मैम, प्लीज, मेरी फैमिली है, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा करियर
खत्म नहीं हो रहा, सुष्मिता ने शांत स्वर में कहा। बस अब तुम्हें असली काम सीखना होगा। अगले 6 महीने तक तुम इस शोरूम के सर्विस और क्लीनिंग सेक्शन में काम करोगे। तुम गाड़ियों की धूल साफ करोगे, ग्राहकों को पानी पिलाओगे और सीखोगे कि असली इज्जत क्या होती है। शोरूम में सन्नाटा फैल गया। फिर सुष्मिता ने नेहा की तरफ देखा। मिस नेहा, तुम्हें एक आखिरी मौका दिया जा रहा है, लेकिन याद रखना, अगर अगली बार किसी भी ग्राहक को उसके कपड़ों से आंका गया तो तुम इस कंपनी से हमेशा के लिए बाहर होगी। नेहा ने रोते हुए सिर हिलाया। अध्याय 9, एक नई शुरुआत। सुष्मिता ने अब आर्यन की तरफ रुख किया। आर्यन भैया, आपने कल सच की कीमत चुकाई नहीं बल्कि कमाई है। आज से आप इस शोरूम के असिस्टेंट मैनेजर हैं। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। मैम, लेकिन मैं तो बहुत नया हूँ, मुझे इतना अनुभव नहीं है। मैनेजमेंट तो कोई भी सीख सकता है भैया, लेकिन आपके पास वो है जो यहाँ किसी के पास नहीं था, इंसानियत और ईमानदारी। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने बस वही किया जो मुझे एक इंसान के नाते सही लगा। सुष्मिता ने अपनी बात खत्म करते हुए पूरे स्टाफ से कहा, याद रखिए, हमारे ब्रांड की असली कीमत इन करोड़ों की कारों में नहीं होती, बल्कि उन हाथों में होती है जो ग्राहकों को सम्मान से छूते हैं। इतना कहकर सुष्मिता अपने अधिकारियों के साथ वापस मुड़ी और कांच के दरवाजों से बाहर निकल गई। हर कदम की गूंज मानो ये कह रही थी कि इंसानियत की गाड़ी सबसे आगे चलती है। 3 हफ्ते बीत चुके थे। शोरूम का माहौल अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। हर कोई अब ज्यादा विनम्र और सतर्क हो गया था। रॉयल ड्राइव्स का नाम अब सिर्फ महंगी कारों के लिए नहीं, बल्कि अपने शानदार व्यवहार के लिए मशहूर होने लगा था। आर्यन अब असिस्टेंट मैनेजर था, लेकिन वो हमेशा मुस्कुरा कर कहता, अरे मुझे सर मत बोलो, आर्यन ही ठीक है। वो हर सुबह सबसे पहले आता, शोरूम की लाइट्स ऑन करता और उसी सोफे के पास 2 मिनट खड़ा रहता जहां उस दिन वो 10 साल की सुष्मिता बैठी थी। उसके लिए वो जगह अब किसी मंदिर से कम नहीं थी। अध्याय 10, इंसानियत की जीत। एक दिन नेहा दौड़ती हुई आर्यन के पास आई। आर्यन, आज तुम्हें जेनिथ ग्रुप के हेड ऑफिस से बुलावा आया है। आर्यन थोड़ा चौंका। मुझे? किस लिए? पता नहीं, बस उन्होंने कहा है कि मिस सुष्मिता सेन तुमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहती हैं। दोपहर को आर्यन उस ऊंची कांच की बिल्डिंग में पहुंचा जहां हर दरवाजा सेंसर से अपने आप खुलता था। उसने कभी इतना बड़ा और भव्य ऑफिस नहीं देखा था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे सीधा टॉप फ्लोर पर भेज दिया। वो अंदर गया। सुष्मिता सेन अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठी थी। सामने एक मोटी फाइल रखी थी। आइए आर्यन भैया, कैसे हैं आप? शोरूम कैसा चल रहा है? जी मैम, सब बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे पता है, सुष्मिता ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे हर हफ्ते की रिपोर्ट मिलती है और तुम्हारे नाम के आगे हमेशा एक ही शब्द लिखा होता है, सच्चाई और मेहनत। सुष्मिता ने वो मोटी फाइल आर्यन की ओर बढ़ाई। आर्यन भैया, मेरी उम्र अभी बहुत छोटी है, लेकिन मेरे कंधों पर दादाजी के ट्रस्ट और इस पूरी कंपनी की जिम्मेदारी है। मुझे अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जो सच बोलने से ना डरें। मैं चाहती हूं कि आप मेरे जेनिथ फाउंडेशन में डायरेक्टर इंचार्ज के तौर पर काम शुरू करें। आर्यन के होंठ सूख गए। मैम, लेकिन मैं तो बस एक साधारण सेल्समैन थे, सुष्मिता ने कहा। अब आप एक मिसाल हैं और इस कंपनी को सिर्फ मैनेजर नहीं, मिसालें चाहिए। आर्यन की आंखें छलक आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं आपसे वादा करता हूं मैम, मैं जिंदगी में कभी झूठ और घमंड के आगे नहीं झुकूंगा। उधर शोरूम में रोहन कपूर अब सर्विस सेक्शन में था। वो एक ग्राहक की गाड़ी पर डस्टर चला रहा था। वो अब शांत रहता और हर गलती को सुधारने की कोशिश करता। उसे समझ आ गया था कि कपड़े इंसान की पहचान नहीं, उसका किरदार ही उसकी असली कीमत तय करता है। रात को जब आर्यन उस बड़ी बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे सितारे भी उससे कह रहे हों, सच और इंसानियत की गाड़ी दुनिया में कभी नहीं रुकती।